नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य द कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का हमारा एक टॉपिक है जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रागैतिहासिक काल। इसमें हम देखेंगे ये काल बहुत ही मतलब कैसे कैसे ये चीजें रही हैं और इसमें हम देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल और आध्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हम देखते हैं कि जो हमारे लिखित साक्ष्य इसमें जो है कुछ भी हमें प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद इसमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। यह 5 लाख से लेकर 60,000 बीसी तक जो है हुआ और इसमें यह जो काल रहा इसे पाषाण काल के नाम से हम जानते हैं। यह पाषाण काल पत्थरों का जो काल रहा जिसमें सिर्फ हमें पत्थरों के बारे में जानकारी, पत्थरों के साथ समय जो व्यतीत हुआ उस टाइम को हम पाषाण काल कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसमें आध्यैतिहासिक काल में यह लिखित तो था लेकिन अपठनीय, लिखित और अपठनीय था और साथ ही साथ इसके पुरातात्विक इसमें साक्ष्य भी मिले जो 6000 से लेकर 1500 बीसी तक जो इसका टाइम पीरियड रहा वो 6000 से लेकर 1500 बीसी तक रहा। इसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी कभी हमारे एग्जाम में इससे पूछ देता है इसका कालखंड कब से कब तक रहा है। इसके बाद हम देखते हैं ऐतिहासिक काल में, ऐतिहासिक काल हमारा लिखित और पुरातात्विक भी रहा, दोनों का समावेशन रहा, लिखित का भी और पुरातात्विक का, जो 1500 बीसी से लेकर और अब तक हमें प्राप्त है। जो अभी चीजें चल रही है वो 1500 बीसी से लेकर और अब तक, जिसे हम वैदिक काल की शुरुआत कहते हैं कि कैसे कैसे ये वैदिक काल हमारा शुरू होता है। अब हम देखेंगे आगे कि हमारा प्राचीन ऐतिहासिक शोध कि हमारे भारत या हमारे प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत कैसे कैसे रहे। पहला हम देखते हैं कि नामकरण, पहला महत्वपूर्ण है ये नामकरण। इसके बाद भारत, भारत एक नाम कैसे हुआ, ये भारत के निवासियों को भारती और भरत की संतान के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भारत में हम देखेंगे महाकाव्य और पुराणों के बारे में। यूनानियों ने इसे इंडिया कहा, चीनी लोग इसे यिंतु और तिंचु भी कहे और मुस्लिम इतिहासकारों ने हमारे भारत को हिंदुस्तान नाम दिया। तो यह प्रश्न पूछता है कि किन किन लोगों ने जो भारत पे आए उन्होंने भारत को किन किन नामों से संबोधित किया कि इनका क्या क्या नाम है। जैसे भारत के निवासियों को हम खुद भारती और भरत की संतान के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, कैसे कौन से लोग एग्जाम में मतलब एग्जाम में कैसे कैसे लोग कौन कौन सा नाम दिए। अब हम देखेंगे धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ। धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ में हम देखेंगे कि भारत का जो धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ रहा, पहला है धर्म ग्रंथों के द्वारा, के 4 भाग इसको हम डिवाइड किए हैं। पहला हमारा धर्म ग्रंथ के द्वारा, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ और तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातात्विक साक्ष्य कि कैसे कैसे पुरातात्विक साक्ष्य के द्वारा जो है इसका प्राप्त होता है। जैसे अवशेषों के द्वारा, अवशेषों के द्वारा जो हमारी सभ्यताएं हुई। अगर हम देखते हैं धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ में हम देखेंगे हमारे जो वेद है, पुराण है और ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह, ये सारे के सारे हमारे धर्म ग्रंथ में आएंगे। ऐतिहासिक ग्रंथ में हम देखेंगे जैसे चाणक्य
और भी लोगों के द्वारा जो लिखित चीजें हैं वो हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ में आएंगी। विदेशियों का विवरण हम देखेंगे कि विदेशी जो भारत में आए, जैसे फाहियान और सब लोगों का जो रहा, उनका विवरण भारत में आए तो भारत के बारे में क्या क्या उन्होंने लिखा और पुरातात्विक साक्ष्य क्या क्या रहे। पुरातात्विक साक्ष्य में हम देखेंगे कि भारत में जो सभ्यताएं रही उनका जब उत्खनन हुआ उसके द्वारा कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें मिली वो हमारे पुरातात्विक साक्ष्य में रही है। अब हम देखेंगे कि धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे कि हमारे धार्मिक, इसके दो भाग डिवाइड किया गया है, पहला धार्मिक ग्रंथ और दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ में हम देखेंगे वेद, वेदों की संख्या आपको पता ही है कि 4 है, ये वेद बड़े महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ, इसकी भी संख्या 8 है, सॉरी इसकी संख्या 7 है, 8 ना करके 7 है। पुराणों की संख्या 18, वेदांत इनकी संख्या 6, उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें से 51 उपनिषद जो है हमें जानकारी में प्राप्त हुए, जिनके बारे में हम जान सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि कौन 108 उपनिषदों में कौन कौन से उपनिषद जिनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर। उसके बाद हमारा स्मृति ग्रंथ, धर्मसूत्र और अरण्यक। अरण्यक का मतलब यह है कि जहां पर हम जंगलों में जाकर ज्ञान प्राप्त किए और वहां पर हमने कुछ चीजें लिखा। अब ऐतिहासिक ग्रंथ में देखेंगे कौटिल्य, कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र, जो बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछता है कि कौटिल्य के रचनाकार कौन, और सॉरी अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है, तो कौटिल्य। इसके बाद आता है कल्हड़, ये राजतरंगिणी, कल्हड़ ने राजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना की जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर एग्जामों में जो हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ है उससे 1-2 प्रश्न जरूर पूछ देते हैं। उसके बाद होता है अली अहमद, इनकी रचना है कचुनामा, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके बाद आते हैं आपके पाणिनि, इनकी रचना है अष्टाध्यायी, बहुत महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। और ये भी अक्सर एग्जामों में जो वर्तमान के एग्जाम चल रहा है इसमें पूछ दे रहा है, पाणिनि अष्टाध्यायी भी। और उसके बाद कात्यायन की रचना है गार्गी संहिता, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी दिए जा रहे हैं इसमें से एक प्रश्न तो पक्का आने वाला है कि इधर की जितने भी एग्जाम हो रहे हैं। इसके बाद पतंजलि, पतंजलि की रचना है महाभाष्य। उसके बाद आपका है विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। ये 7 जो आपको दिए गए हैं ऐतिहासिक ग्रंथ, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इससे एक प्रश्न जरूर किसी न किसी एग्जाम में आपके ये पूछ देगा। अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें आगे और भी महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम जानकारी करते हैं, क्या और चीजें हमें प्राप्त होती हैं। आगे हम देखते हैं महत्वपूर्ण अभिलेख और स्तंभ लेख। इसमें हम एक तरफ हमने लिखा है अभिलेख, अभिलेखों में पहला हम देख शासक और जानकारी। हाथी गुफा अभिलेख, इसके जो शासक उस समय रहे कलिंग राज खारवेल, और ये सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र है, सबसे पहले भारतवर्ष का अगर कहीं जिक्र हुआ है तो इसी में हुआ है, इसमें हाथी गुफा अभिलेख में। उसके बाद है हमारा दूसरा है चूरनागढ़, जिसे गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। उस समय शासक थे रुद्रदामन, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, तो पूछता है कि जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख किस शासक के समय था, उस समय शासक थे रुद्रदामन। उसके बाद आता है नासिक अभिलेख,
यह उस समय शासक थे गौतमी महर्षि। उसके बाद आता है आपका प्रयाग स्तंभ, उस समय लेखक थे समुद्र गुप्त। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जामों में यह पूछता है। उसके बाद आता है ऐहोल अभिलेख, इसके शासक उस समय रहे पुलकेशिन द्वितीय। उसके बाद आता है आपका मंदसौर अभिलेख, उस समय शासक हुआ करते थे मालवा नरेश यशोवर्मन। और सबसे महत्वपूर्ण रहा उस समय रेशम बुनकरों की जो श्रेणी रही। प्रश्न पूछता है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी जब आई उस समय किस अभिलेख में आई, तो पता चलता है आपका मंदसौर अभिलेख। और उस समय शासक हुआ होते थे मालवा नरेश यशोवर्मन। उसके बाद आता है ग्वालियर अभिलेख, उस समय शासक थे प्रतिहार नरेश भोज। और अगला है हमारा भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, उस समय शासक हुआ करते थे स्कंदगुप्त। ये उस समय इन्होंने हुड़ आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। एग्जाम में पूछता है कि हुड़ आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख से। और उस समय के शासक जो थे उनका नाम क्या था, आपका स्कंदगुप्त। उसके बाद देवपाड़ा अभिलेख, उस समय बंगाल शासक जो थे वो विजयसेन थे। उसके बाद आपका आता है बेसनगर या विदिशा गरुड़ स्तंभ, उस समय जो शासक होते थे होली ओग्रेस, उस समय शासक थे वो। यह जो था यह मध्य भारत में भगवत धर्म का उदय था। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है, भगवत धर्म का उदय, भगवत धर्म का उदय इसी समय हुआ था। उसके बाद अभिलेख जो था वो भानुगुप्त शासक थे। इस समय सती प्रथा, देखिए जो सती प्रथा था हमारा, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य जो मिलता है वो कब मिलता है, अभिलेख में। और उस समय जो शासक हुआ करते थे वो भानुगुप्त। और इसी समय वैदिक देवता मित्र, वरुण और बंद के बारे में जानकारी। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। नमस्कार।